अब सर हमने देश की नेता की, अब हम अपने भारत के 3 नेताओं की बात करते हैं, अलग-अलग पार्टी के, की राय लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। सर मोदी जी के बारे में केवल मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि मोदी जी वो लैंडमार्क स्थापित कर दिए हैं कि अब आने वाले समय में इनको चेज करना किसी भी यंग और यूथ जो भी आने वाले पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए बहुत टफ टास्क होगा। मतलब एक राजनीतिक पार्टी, पहले सोचा जाता था कि राजनीतिक पार्टी जनता के साथ चलती है, जनता के लेके चलती है। बीजेपी पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी भी खुद को सोचे ना कि मुझे चलना कैसे है, तो बस बीजेपी का अध्ययन कर ले कि कैसे चलते हैं। ग्रेट। मतलब वो अपने आप में एक स्टडी है। मैं तो आपसे कहूंगा बहुत अच्छी स्टडीज बनाते हैं, बीजेपी पे स्टडी बनाना की है मैंने किया। अच्छा अच्छा इंटरनली क्लास में पढ़ाई है, यूट्यूब हाँ, पे वीडियो नहीं बनाया, यूट्यूब पे करूंगा वीडियो है, डेफिनेटली क्योंकि मैं। ये लोगों को समझने का एक लेसन है। कंपनी स्टाइल में चलती है ये, लेके बूथ मैनेजमेंट से। आज आप सोचो कि इनके यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है कि मिस कॉल से मेंबर बनिए, ओटीपी आएगा उससे मेंबर बनिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपका डेटा एक जगह होगा तो आपको अपने विचार भेजने में कितनी बड़ी चीज रहेगी। और कहां से ड्रिवन हो रहा है? ऊपर से। आपका सारा डेटा ऊपर, तुरंत पॉलिसी। जैसे मोदी जी ने किया जनधन आधार मोबाइल, कि मैं सीधा अकाउंट में पैसा भेजूंगा, अकाउंट में वो सूचना भी भेजेंगे आपको कि बेटा सुन, पैसा मैंने भेजा है। इतना सेंट्रलाइज्ड होकर किसी देश को अगर चलाया जा रहा है। मतलब आपने एक फिल्म देखी हो राजनीति करके, एक फिल्म थी रणबीर कपूर की, अगर आपने देखी हो राजनीति फिल्म में, अगर आपने एक सीन देखा हो कि कैसे वॉर रूम के अंदर तैयारी की जाती है कि इस कास्ट के इतने लोग हैं, इस जेंडर के इतने लोग हैं, इस तरह के इतने लोग हैं, इनको टारगेट किया गया तो ये होगा। वॉर रूम दिखाया था उसमें। मैं और आप तो शायद हो सकता है वॉर रूम कभी देखे भी हो राजनीतिक दलों के। रियल मायने में जब जब इलेक्शन होते हैं तो ये समझ में आता है कि बहुत बड़ा कोई वॉर रूम चलता है पीछे। मुझे अवसर भी मिला है, मैं कभी इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि किसका देखा। मैंने देखा है कि प्रॉपर सिस्टम है सर, नेक्स्ट लेवल काम होता है। ये जो आपकी कॉर्पोरेट वाली चीजें मैंने भी देखी। मैं किसी एक अच्छे नेता से मिला तो उसने कहा सर हमारे पास क्या है कि 3 महीने का शेड्यूल है कि 15 अगस्त को फलाने दिन फलाने की तस्वीर लेके उस चौराहे पे ये वाला काम करना है। तो तस्वीर कौन सी लगेगी वो भेज दी है मुझे, कितने बाय कितने की लगेगी वो भेज दी है, उसके नीचे क्या आंदोलन है वो बोला है, क्या क्या स्टेटमेंट देने हैं ये लिखा है, किस किस मुद्दे को नहीं टच करना है ये लिखा है, कि इस मुद्दे पे कुछ बोलना मत और बोलो तो ये 3 बयान देना। सर तो यार मैंने कहा भाई क्या चाह रहे हो यार तुम? भाजपा के पास है। मैं बोल रहा हूँ कि लोग ये सोचते रह जाएंगे कि ये इसकी पार्टी है, इसकी है, फलाने की है। वो नेक्स्ट। मैं बोल रहा हूँ अडानी अंबानी को लेसन सीखना चाहिए उल्टा, कि भाई इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते ऐसे कैसे चलाया हैं। जाता ये नेक्स्ट लेवल है ये लोग। नेक्स्ट इनके जो माने जाते हैं कि ये शायद अगले पीएम हो या अपनी अपनी पार्टी दावेदार भी करती है, राहुल गांधी जी। सर राहुल गांधी जी ना एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। मैंने पहले भी कई जगह जिक्र किया, मैं फिर से जिक्र करता हूँ। एक बहुत अलग तरह का गेम हुआ है। इसको आप अभी अपने जब ऑडियंस को साथ साझा करोगे तो राय भी मांगना कि क्या ऐसा हुआ। इस पर थोड़ा सा लंबा बोलते हैं अपन। बोलो बोलो। अगर आप राजनीति को बहुत ढंग से समझे तो आप एक चीज पाएंगे। मोदी जी जब आए थे ना, देखिए इंडिया में असली लड़ाई किनके बीच है? इंडिया में लड़ाई है इंडिया वर्सेस भारत की। भारत बड़ा है, इंडिया छोटा है। आप लोग कहेंगे कि आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग की बात कर रहा हूं, अमीर वर्सेस गरीब की बात कर रहा हूं। भारत में मैं उन्हें मानता हूं जो अभी अपने आप को संघर्षशील पाता है, और इंडिया में उन्हें मानता हूं जो सॉर्टेड हो चुके हैं कि हाँ भाई गाड़ी है, घर है, अब तो केवल मनोरंजन के लिए खबरें देखनी है, काम हो गया। इंडिया छोटा है और भारत बड़ा है। अब जब ये लाइन मैं बोलता हूं तो इसी में पूरी राजनीति। अब इस केस स्टडी को आप अलग से अपने सेशंस में व्यूअर को दिखाना और पूछना कि इकोनॉमिक्स में तो करता हूं सर, ये जो आप चीजें बोल रहे हो ना, मैंने बीजेपी की स्टडी मेरी क्लासेस में पढ़ाई हुई है, और एज अ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इंडिया वर्सेस मार्केटिंग में पढ़ाता हूं। मेरी मार्केटिंग और सेल्स, मार्केटिंग ब्रांडिंग और सेल्स की क्लास में कि हाउ टू मेक ब्रांड इन इंडिया, भारत में ब्रांड कैसे बनेगा। देश में जब इलेक्शंस हुए ना, सबसे पहली बार जब मोदी जी आए, मोदी जी की इमेज कहां से बिल्ड की गई? चाय वाला से। चाय वाला से। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, महलों में रहने वाले शहजादे। समझना, इंडिया और भारत। यस। तो मोदी जी ने अपने आप को भारत से कनेक्ट कर लिया, और राहुल गांधी जी अपने आप को महलों से कनेक्ट रह गए। राहुल गांधी जी को ये समझ में नहीं आया कि शहजादा मुझे कह क्यों रहे हैं। असल में वो वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा था कि आप महलों में रहने वाले हैं और हम गरीब फकीर ये लोग हैं। मोदी जी तो कहते थे कि मेरी तो फकीरी है। तो अमीर गरीब के बीच का रिश्ता तो गरीब लीड करेगा, और ये नेता अपना है। अच्छा एक सेकंड, अभी मैं आपको बीच में 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं बस। आपने जो बोला ना सर, वो मोदी जी ने कहा मैं चाय वाला, वो भारत है। फिर मोदी जी बोले मैं चौकीदार, तो वो भी भारत है। एग्जैक्टली। फिर मोदी जी बोले मैं फकीर, तो वो भी भारत है। तो मोदी जी हमेशा खुद को जो शब्द काम में लेते हैं, वो लेते हैं कि आम वाला, मैं तो चौकीदार हूं, मैं तो फकीर हूं, मैं तो आम आदमी कहानी हूं। को पलटते हुए देखो, इस कहानी में मोदी जी ने तो अपनी इमेज रख दी। अब खेल बदलता है। जब कांग्रेस इस बात को समझती है, राहुल गांधी जी इस बात को समझते हैं कि खेल ये नहीं है भाई, खेल दूसरा है। ये तो सबको साथ लेने का चलता है, सबको साथ सबका विकास, ये डायलॉग है ना, इसमें मामला अलग है। फिर राहुल गांधी जी ने टारगेटेड तरीके से अडानी अंबानी के साथ मोदी जी को जोड़ दिया। अजी साहब, आप आम आदमी नहीं हो, आप तो वो हो जिसके सूट भी लाखों के हैं। आप तो वो हो जो अडानी अंबानी के साथ बैठते हो। जनता में क्या जाने लगा? मोदी जी तो यार पैसे वालों के हैं। आपने कंपनियों के इतने कर्ज माफ कर दिए, आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसान आपके केस में आंदोलन करते हैं। आम जन में क्या जाने लगा? मोदी जी तो कंपनियों वाले हैं। वो प्रॉपर जो इमेज, राफेल, आपने राफेल का घोटाला किया है, सब एलिगेशन पे एलिगेशन, नथिंग प्रूवन, बस एलिगेशन। एलिगेशन से क्या हुआ? जनता में एक इमेज गई कि यार परसेप्शन गया कि यार इसका मतलब मोदी जी अब अमीरों के बीच उठने बैठने लग गए। ये परसेप्शन बिल्ड हुआ। रिवर्स आओ, राहुल गांधी जी ने इस समय शहजादे ने जमीन पे कदम रख दिया। टी शर्ट दाढ़ी बढ़ा ली, टी शर्ट है, पजामा है, वो पैदल चल पड़ा। शहजादा जिसने महल से बाहर नहीं निकलने की कसम खाई थी, अब वो सड़कों पर था और इतिहास रच देता है, लॉन्गेस्ट यात्रा कर देता है। लोगों को लगा नहीं यार ये शहजादा था, वो तो कमरों में रहता था। कौन कहता है? राहुल गांधी जी तो अपने जैसे हैं, इनको तो दाढ़ी बनाने तक की फुर्सत नहीं है। ये तो शर्ट भी वैसी पहनते हैं जैसी मैं पहनता हूं। पैंट भी आम आदमी वाली है यार। केजरीवाल जी से शर्ट देखी थी, पैंट राहुल जी से देख ली, बताओ जींस पहन सकता था आदमी, पैंट पहन के आ गया। आई बात समझ में? कनेक्ट। वो कनेक्ट उनके साथ ने, उनकी वो इमेज जो पप्पू वाली इमेज थी, जो आए दिन टैग किया जाता था कि राहुल गांधी तो पप्पू हैं, ये आलू से सोना बनाते हैं, ये तो जलेबी की फैक्ट्री लगाते हैं, वो वाली जो चीज है ना, उसको वैनिश कर दिया उनकी पैदल यात्रा ने। पैदल यात्रा से उनकी एक नई इमेज बनकर आई, भारत जोड़ो यात्रा से। और वो इमेज क्या थी कि ये तो जनता के आदमी हैं,
लोग अब चर्चा करने लग गए कि राहुल गांधी जी नेक्स्ट पीएम। पहले उनको लोग मनोरंजन में यूज करते थे, उनके मीम्स जैसे कॉमेडी के अंदर फिलर्स होते हैं उस तरह से यूज किए जाते थे, लेकिन उन्होंने इमेज मेकओवर कर दिया। असल में लड़ाई क्या थी? मोदी जी को शिफ्ट कर दिया इंडिया में और राहुल जी शिफ्ट हो गए भारत में। अब ये जो कहानी बनी, अब इस समय भारत के, अब आपने नोटिस किया हो राहुल जी खेती के साथ में आपको दिखाई दे जाएंगे, कहीं पर भी पौधा रोपित कर रहे हैं, किसी पंचर वाले के साथ बैठे हैं, किसी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे हैं, किसी टेम्पो में बैठे हैं, किसी उसके साथ। उनके पास वाकई में इतनी फुर्सत है क्या? मैं आपसे ये पूछूं, आप आखिरी बार कब बैठे थे पंचर वाले के पास, जरा बताना। नहीं बैठे ना। वो बैठे हैं, इमेज दी जा रही है, लेकिन ये देखना जनता भूल जाती है कि वो जो कैमरा ले रहा है ना इमेज, वो कितना बड़ा सिस्टम है जो आगे चल रहा है। 50 लोग हैं जो राहुल गांधी जी के हर एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड इन ए वे। यार जिनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है, वो किसी भी खेत के अंदर ऐसे ही पौधा लगाने नहीं पहुंच जाएंगे सर। उस खेत की एक एक जगह नापी जाती है कि भाई इसमें किसी ने माइंस तो नहीं बिछा रखी। वो जिस ट्रक में बैठेंगे ना उसकी भी, या जिस ओला या उबर में बैठ के वो चलेंगे ना, उसकी भी प्रॉपर जांच होती है पहले। ओला उबर तो होती है, इस बार ये वाली आना, Exactly. ये आदमी आना। बट वो जो थर्ड पार्टी है जो कनेक्ट कर रही है, वो कैसे कनेक्ट कर रही है? ओ भाई साहब, अपना भाई है यार, ये तो बताओ ओवर ड्राइवर के साथ बैठ के चल दिया यार। वो ऐसा भी तो होता था, अपने बाद में अपन फैक्ट में समझते हैं कि वो दलित के घर बैठ के खाना खाया, किसी भी नेता ने। वो बाद में पता चलता है वो दलित के घर तो खाना ही बाहर से आया, वो तो प्लेट ही बाहर से आई। उसमें नहीं फंसेंगे क्योंकि अपन को नहीं पता है ना सच्चाई क्या है। बट थिंग इज कि इतने बड़े लोग जब कुछ करते हैं, एवरीथिंग इज प्लान, एवरीथिंग। चाहे मोदी जी करें, चाहे राहुल जी करें, कोई भी कर रहे हैं, प्लान होता है यार। मतलब जेड प्लस सिक्योरिटी वाले लोगों को आजादी नहीं होती है सर इस चीज की कि आप कहीं भी निकल कर कहीं भी किसी गली में घुस जाए। नहीं सर, बवाल हो जाएगा, देश में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो अब जब राहुल गांधी जी के बारे में आपने सवाल पूछा कि क्या वो पीएम बनेंगे, तो अगर भारत उन्हें अपना नेता बना लेता है, भले उनकी पार्टी इंडिया अलायंस हो, लेकिन भारत उन्हें अपना नेता बना लेता है, तो वो उस कमी को पूरा करते हुए दिख जाएंगे। तो भविष्य में अभी बहुत कुछ है। तीसरे एक जो पार्टी जिनका नाम बीच में बहुत उछला था, अभी थोड़ा दम में रहा, केजरीवाल जी, जिनका अब तो खैर वो पहले जेल में भी गए, वापस भी आए। वो इमेज जो पहले आम आदमी की उनकी थी एक जमाने में, वो वाली इमेज को तो धक्का लगा है थोड़ा सा। केजरीवाल जी के बारे में ना, मतलब एक लाइन जो मैं अपने अनुभव में अभी तक सीख पाया हूँ, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और वो इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से खेलना जानते हैं। लेकिन अब जो ऑडियंस है ना, वो बहुत अच्छे से मैच्योर होती जा रही है। इंटरनेट की क्रांति ने एक बहुत बड़ा नुकसान केजरीवाल जी के साथ ये पहुंचा दिया कि हरियाणा में उनकी बहुत सारी सीटों पर सीटें जमानत जब्त हो गई। क्यों? क्योंकि उनके वो सारी चीजें अब रील में आती हैं। मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं सरकार में चला गया। मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं वीआईपी सिक्योरिटी में चला गया। मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, मैं खास आदमी वाला ट्रीटमेंट ले लिया। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं राजनीति में चला गया। तो क्या हुआ ना, सोशल मीडिया अपने आप में एक लाइब्रेरी है, उसमें आपकी सारी बातें रिकॉर्ड होती चली गई और वही वापस निकल के जब वापस आई तो उससे केजरीवाल जी को बहुत नुकसान हुआ। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब केजरीवाल जी शराब घोटाले के मामले में जेल गए, सही मायने में बात ये थी कि दिल्ली में उनके लिए ऐसा कोई आंदोलन हुआ ही नहीं जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये मास लीडर होते। आप सोचें कि उन्हें जेल से रिहा किया गया, हरियाणा में उनका इंपैक्ट दिखना चाहिए था, दिल्ली में लोकसभा में इंपैक्ट दिखना चाहिए था। इंपैक्ट नोटिस क्यों नहीं हुआ? आंसर, जनता में ये बात बैठ गई कि यार हो सकता है इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया। और देखो, किया नहीं किया ये सब जुडिशियल मामला है। बात राजनीति किससे चल रही है? परसेप्शन से। उन पर ये डाउट क्यों आ गया कि इसने राजनीति में भ्रष्टाचार किया होगा? क्योंकि वो आदमी इतनी बार पलट गया। तो अगर इसने ईमानदारी की कसमें खाई थी, अब ये अगर कुछ भ्रष्टाचार कर दी, हो सकता है। अब ये जो हो सकता है वाली गणित है ना, इसने बहुत उनकी इमेज को डेंट पहुंचाया। हालांकि अब आम आदमी पार्टी के बारे में मेरा अनुभव ये कहता है कि केजरीवाल जी अपने आप को सोनिया गांधी जी की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं कि मेरे पास दो सीएम हैं। समझना, जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह जी के समय पर भी पावरफुल लेडी थी, उनके पास में कई सीएम्स और मतलब पीएम देश में जो था उनकी राय के अंदर आते थे। ऐसे ही केजरीवाल जी अपने आप को कि भाई मेरे पास एक तरफ पंजाब जैसे राज्य में भगवंत मान जी हैं, एक तरफ आतिशी जी हैं। जब इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके दो बड़े कारण मैंने अपने सेशंस में गिनाए थे। एक बड़ा कारण तो ये था कि कोर्ट ने ही उनको काफी सारी फाइल्स पे साइन करने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बात ये भी समझने की है कि दिल्ली बहुत छोटी जगह है, बिल छोटे हैं, बजट छोटे हैं और यूटी है। वहां पर आपके पास वो पावर्स नहीं है जो पंजाब में है। अब आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं और आपके पास दिल्ली जैसी जगह है। पंजाब का जो नेता है वो आपके अंडर में है, मतलब अंडर से मतलब राजनीति में हायरार्की है कि भाई अपने अपन को रिपोर्ट करता है ये। तो आपको इससे छोड़कर अपने आप को बड़ा बनाना था, तो केजरीवाल जी उसमें तो सफल रहे ना। बाकी फिर देखते हो तो पॉलिटिक्स है। दो चीजें सर मेरे को अभी अपने जो पॉडकास्ट अंतिम दौर में चल रहा है, 2 सवाल पॉलिटिक्स के हैं, 2 सवाल पर्सनल है एंड फिर रैपिड फायर राउंड पे आएंगे। अब आपके साथ पॉडकास्ट लंबा चलता है, घड़ी देखना अपने को अलाउड नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है? ये ग्रे एरिया है, इसमें आगे नैरेटिव, एक नैरेटिव मोदी जी ने सब बदल दिया, दबदबा हो गया, पूरा विश्व भारत को मानने लग गया, अमेरिका भी वाहवाही करता है, बड़े-बड़े युद्ध रुक जाते हैं, इटली से संबंध सुधरे हैं, सब कुछ अच्छा हो गया। एक नेगेटिव ये है कि एक हमने खान साहब की रील भी आई थी कि यार आसपास के जितने पड़ोसी थे सब में तो पंगे हो गए, श्रीलंका भी हाथ से गया, नेपाल में ये, बांग्लादेश में ये, इसमें ये, उसमें ये। तो फॉरेन पॉलिसी पे आपका क्या ओपिनियन है? कैसी सफल रही, विफल रही, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, व्हाट इज इट? जब तक इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी रहेगा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इंडिया की कोई भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती। स्ट्रेट लाइन में तो आंसर ये है। जब इंडिपेंडेंट आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती, तो हम इस बात का घमंड पालना शुरू कर दें कि हमने दुनिया में ये मचा दिया, ये प्रीमैच्योर होगा। हम दुनिया के लिए मैटर करते हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा हम देते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी में इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम मैटर करते हैं, हम बड़े बाजार हैं, हमारी जरूरत है लोगों को, इसलिए हमारी बात में दम है। लेकिन हम गाइड कर देंगे कि ये रशिया चुप हो जाओ, ये चाइना वालों आगे से ऐसा मत कर देना, बाइडेन साहब गलत कर दिया आपने ये। हम अभी उस स्टेज में नहीं है। तो हम उस स्टेज में नहीं है तो फिर किस स्टेज में है? तो हम अपने हितों में हैं। हमारा हित अमेरिका के साथ है, हम अमेरिका के साथ हैं। हमारा हित रशिया के साथ है, हम रशिया के साथ हैं। इस नीति को नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष नीति नाम दिया था, नॉन अलायंस मूवमेंट नाम दिया था, और इंडिया इस मामले को आज तक अपने हितों के लिए लीड कर रहा है। तो ये कहना कि हमारी वजह से साथ की कंट्री से व्यवहार बिगड़े, नहीं।
व्यवहार के हिसाब से हमारी जरूरतें बदली हैं। हमको जरूरत थी जब नेपाल की, तो हमने नेपाल के साथ व्यवहार रखा। हमें लग गया कि नेपाल तुम चाइना में ज्यादा एंट्री कर रहे हो, तो यार तुमसे थोड़ा समझदारी से व्यवहार रखेंगे। हर देश के साथ वही किया। मालदीव्स के केस में भी यही था। मालदीव्स इनिशियली मुइज्जू के नेतृत्व में बनने लगा था कि हम इंडिया को निकाल देंगे। आज खुद इंडिया आकर हाथ जोड़ रहे हैं, मोदी जी चलिए आप हमारे यहाँ पर आइए ताकि टूरिज्म सुधरे। तो इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी में बड़ा देश है, इसको कोई किनारे नहीं हटा सकता। लेकिन हाँ, हम अभी उस स्थिति में नहीं है कि दुनिया को ये बताएं कि नहीं ये ऐसे होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, मोदी जी ने तैयारियां चालू कर दी है। पहली बात क्या है, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, वन। सेकंड क्वेश्चन इसी में, अगर ये हो गया, हम मानते हैं कि हो गया, तो ये कैसा रहेगा, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव? फैक्ट ये है कि वर्ष 1967 तक इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन होते थे। तो ऑन द प्रैक्टिकल नोट की क्या ये हो सकता है, तो भाई पहले होता था।